बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके होंगे, एक अच्छी उम्मीद के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ, क्योंकि अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है, हालात परेशान हैं, मुश्किलात का सामना है, तो ऐसे में अगर हम सोच भी नेगेटिव रखेंगे तो फिर मामलात और ख़राब होते रहेंगे। कहते हैं ना, इंसान जैसा सोचता है वही चीज़ें उसकी ज़िंदगी में रोनुमा होती हैं। तो अच्छा सोचें, इंशाअल्लाह ये मुश्किलात का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रोनुमा होंगी। बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, जैसे कि आप जानते हैं कराची के हवाले से हम बात करते हैं, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। बरतानवी हुकूमत का बड़ा फैसला, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना लगवाने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध में सीएनजी का शदीद बहरान, कराची समेत सूबे भर में तमाम सीएनजी स्टेशन 72 घंटे के लिए बंद। कराची में स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला थम न सका, सितंबर में एक बार फिर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई। शहर कायद में सड़कों की हालत अबतर, ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची की फिजा मुज़र सेहत करार दे दी गई, शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे नंबर पर है। जी चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। वो पाकिस्तानी जो बरतानिया जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी, एक बड़ी खबर सामने आई है। बरतानवी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है कि वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड हैं और बरतानिया जाना चाहते हैं कराची से, उन लोगों को अब सेल्फ़ आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है और सेल्फ़ आइसोलेशन जो है वो बरतानवी हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दी गई है। वो अफराद जो फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो लोग अब बगैर आइसोलेशन के जो है बरतानिया जा सकते हैं। ये सफरी पाबंदियाँ जो चेंज हुई हैं, इसका इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल शकील साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल साहब? मैं बिल्कुल अल्लाह का करम ठीक ठाक। सर, अच्छी खबर तो आई है कि कराची से जो लोग बरतानिया जाना चाहते हैं उनको अब सेल्फ आइसोलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सेल्फ आइसोलेशन से वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं और कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि दूसरी साइनोफॉर्म जो चाइनीज़ वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है, साइनोवैक, तो सिर्फ इन लोगों के लिए अच्छी खबर है, और जो चाइनीज़ वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाई है अगर वो जाना चाहते हैं वो क्या करें? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, ये अधूरी अच्छी खबर है। अधूरी अच्छी खबर ये है, मुकम्मल अच्छी खबर नहीं है, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोगों ने दूसरी वैक्सीन भी लगाई है और इन्होंने ये 3 मखसूस वैक्सीन की जो है वो इजाज़त दी है। ये जो लगाने वाले हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर है, ये जो वैक्सीन लगाई है। और इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन लगाई है लोगों ने, उनके लिए परेशान कुन खबर है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि WHO ने जो मुख्तलिफ वैक्सीन हैं उनको जो है वो अप्रूव कर दिया था, तो उसके बावजूद जो है वो ये बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ 3 वैक्सीन जिनके नाम आपने बताए हैं उन्हें जो है वो अप्रूव किया है और उन लोगों के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं हम। हाँ, अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि ये जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो तो अप्रूव हो गई ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने उन लोगों के लिए सेल्फ आइसोलेशन नहीं की, लेकिन वो जा सकते हैं, उन्हें सेल्फ आइसोलेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। कराची से अगर जो लोग जाना चाह रहे हैं बरतानिया और उन्हें चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफॉर्म या साइनोवैक लगवाई हुई है तो उनको सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। जिन्होंने फाइजर, मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका लगाई, उन लोगों के लिए सेल्फ आइसोलेशन ख़त्म कर दी गई। बिल्कुल ये ऐसे ही है। और
चाइनीज़ वैक्सीन लगाने वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके लिए वही रूटीन जो उनकी एसओपी है कि उन्हें वहाँ पहुंचकर जो है वो अपने टेस्ट भी करवाने होंगे, सेल्फ क्वारंटाइन भी करना होगा और ये तमाम चीज़ें करनी होंगी। तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि WHO ने जब चाइनीज़ वैक्सीन को अप्रूव किया है, उसके बावजूद बरतानिया का अपना कानून है, अपना मुल्क है, तो वो उन्होंने जो है वो WHO की बात को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना हुआ। लेकिन सर सवाल वही है, जब एक चीज़ आपका जब सबसे बड़ा हेल्थ इदारा उसको अप्रूव कर रहा है तो फिर ये ममालिक क्यों मना कर रहे हैं? क्या एतबार नहीं है चाइनीज़ वैक्सीनेशन? बिल्कुल यही बात है, सियासी तौर पर जो है वो इसको मेरे ख्याल को देखा जा रहा है। हाँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चाइनीज़ वैक्सीन है, इस वजह से। लेकिन जब आपका बिल्कुल कहना दोस्त है, जब WHO आलमी इदारा सेहत ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो वैक्सीन सही है, तो लोगों ने इसीलिए लगवाई ना कि वो सही है। अब वो लगवाने के बावजूद उन्हें वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे, तो अब लोग जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि चाइना की जो वैक्सीन ये बन रही है उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, और इनकी वैक्सीन जो बनी हुई है बिल्कुल उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। एस्ट्राज़ेनेका और मॉडर्ना और ये तीसरी वैक्सीन, इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये वजह है, इसकी वजह से अब इस चीज़ को भी जो है वो सियासत में लाई जाती है और लाई जा रही है कि नुकसान पहुँचे चीन को और उसकी वैक्सीन की डिमांड ना बढ़े, और इसलिए ये WHO का फैसला नहीं माना है। वरना तो ये पूरी दुनिया में लग रही है वैक्सीन, और जब WHO आलमी सेहत इदारे ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वैक्सीन सही है, तो फिर तो लगनी चाहिए। मेरे ख्याल है ये इस तरह की सख्त पाबंदियां लगाना गलत है। अच्छा सर, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, कराची की स्पेशली, तो ज़्यादातर लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन ही लगाई है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यही साइनोफॉर्म और साइनोवैक ही आई, फिर बाद में फाइज़र और मॉडर्ना ये सारी आई। तो आधे शहरी, आधे अगर हम देख लें तो उन्होंने तो यही लगवाई हुई है। तो सिर्फ ये बरतानिया में ही है या और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की पाबंदी? बरतानिया ने ऐलान किया है, इसके अलावा अब जैसे जैसे आगे देखें होता है क्या, लेकिन वो दीगर कंट्रीज़ भी जो यूरोपियन साइट है वो भी यही करेगा कि चाइनीज़ वैक्सीन ख़ासतौर पे USA वगैरह, उस पर जो है वो यही पाबंदी लगेगी, और दूसरी वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना और तीसरी जो है उनकी वैक्सीन, उस पर जो है वो पाबंदी नहीं लगेगी। तो यही सूरत हाल होगी और लोग मजबूरन फिर वो वैक्सीन लगवाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीनेशन लगा के फिर ये वाली लगाई है, क्योंकि उनको बाहर ट्रैवल करना था, तो वो डबल डोज लगवा लिए। आपने कौन सी लगवाई? मैंने साइनोफॉर्म, अच्छा, चाइनीज़। इसीलिए मैं ज़्यादा कंसर्न थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे सियासी मकासद भी होते हैं। जब आप एक कंट्री की वैक्सीनेशन को, जब पूरी दुनिया लगा रही है उसको, और चाइना तो सबसे पहले अपने उसको कोरोना फ्री कर चुका है, चाइना जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हमारे सामने तो ये एग्जाम्पल है। फिर आप उसकी वैक्सीनेशन को कैसे कह सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। तो पता लगता है कि इसके पीछे मामला कुछ और है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। गैस की किल्लत के हवाले से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि CNG स्टेशंस जो हैं वो 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे, और इसकी अगर हम बात करें तो CNG की प्राइसेस बढ़ गई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, उसके बाद भी CNG स्टेशंस पर गैस की किल्लत है। सर, सर्दी हो या गर्मी हो, सर्दियाँ आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग हो जाती है कि भाई शॉर्टेज है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो 72 घंटे के लिए CNG स्टेशंस पे CNG बंद की गई है, गैस की CNG की शॉर्टेज की वजह से है। तो गर्मियाँ हो तो शॉर्टेज, सर्दियाँ हो तो शॉर्टेज, ये क्या मामला है इसका? ये मामला ये है कि ये आपको जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। हाँ, सर्दियाँ भी आने वाली है और आप CNG से किनारा कशी इख्तियार करें। इसलिए जब इंसान बार बार परेशान होगा तो वो चीज़ ही हटा देगा। मोस्टली लोगों ने CNG को जो है वो तर्क कर दिया है, वो इसी वजह से कि घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। इसके अलावा CNG की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके मुकाबले में अगर हम पेट्रोल की कीमतों को देखें तो वो तकरीबन करीब पहले जो था कई साल, अगर अब 4-5 साल पहले की बात करें तो काफ़ी जो है वो फ़र्क था CNG की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में, आधे का फ़र्क था तकरीबन। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल ये हो गई है कि दोनों पेट्रोल और CNG की कीमतें जो है वो
करीब करीब हैं, और इसी वजह से अब बेशतर लोगों ने कि हमें जो है वो ख्वारी उठानी पड़ेगी, लाइनों में लगना पड़ेगा, सीएनजी आए रोज़ बंद होती है, तो इसलिए सीएनजी तर्क कर दी। अब जिन लोगों के पास है मजबूरन, वो जिन्होंने तब्दील नहीं कराई है, लगाई हुई है, उनके लिए ये जो है परेशान कुन खबर है। अब वो जो है वो 3 दिन तक क्या करेंगे, एक सीएनजी सिलेंडर में कितनी सीएनजी होती है, वो कितनी देर चल जाएगी, तो ऑल्टरनेट के तौर पर वो फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। ये आपको ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आगे जो है वो सर्दियाँ हैं तो इससे ज़्यादा परेशानी होगी। गैस की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए। हमारे साथ बसीम इफ्तिखार भी मौजूद है, नुमाइंदा सिटी 21, उनसे जान लेते हैं। जी बसीम, बताइएगा ये सीएनजी की बंदिश का मामला क्या है, कब से इसका इतलाक होगा? 72 घंटे के लिए कहा जा रहा है सीएनजी बंद कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 72 घंटे के लिए सीएनजी बंद कर दी गई है। आज दूसरा रोज़ है। कराची समेत तमाम तर जो सिंध के सीएनजी स्टेशन थे वो कल सुबह जो है वो 8 बजे तक बंद कर दिए गए थे, और आज दूसरा रोज़ है और ये सीएनजी स्टेशन जो है वो पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। यानी कि पीर की सुबह 8 बजे तक जो सीएनजी के सार्फिन हैं उनको जो है वो सीएनजी के हुसूल के लिए जो है वो दरबदर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि बंद कर दिए गए सीएनजी स्टेशन। अब अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो या तो फिर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं, या फिर जो पेट्रोल पे टैक्सी या दीगर जो ज़राए आमदोरफ्त चलती है उस पर सफ़र करें। अचानक से जो सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, इसकी वजह से जो सार्फिन है और इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के जो मालिकान हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोनों फरीकों का यही कहना है कि कभी जो है वो गैस प्रेशर में कमी का जवाब बनाकर एसएसडीसी जो है वो अचानक से गैस की बंदिश का फैसला कर लेता है, और ये फैसला जो है वो मुसलत कर दिया जाता है फ़ौरन। और उसके साथ साथ कभी कभी जो है वो जो मुख्तलिफ जो गैस फील्ड्स हैं उनकी मुरम्मत के तौर पर जो है वो गैस की फराहमी बंद कर दी जाती है। तो इस वजह से जो है वो जो ना सिर्फ सार्फिन बल्कि जो सीएनजी स्टेशन मालिकान हैं वो भी परेशान है, और इसके साथ साथ दोनों फरीक जो है वो अच्छा वसीम, आवाम का क्या रद्द अमल है? आवाम के बारे में हमें बताइए, उनका क्या रद्द अमल है? वो भी जाहिर है परेशान और मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएनजी की बंदिश से सबसे ज़्यादा जो तबका जो मुतासर होता है वो बिलखुसूस जो यौमिया उजरत कमाने वाले जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो सीएनजी महंगी हो गई है, दूसरी जानिब जब सीएनजी मिलती नहीं है तो उसकी वजह से उनको अपने रिक्शे खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि यही रिक्शा जो है वो उनका जरिया माश है। लेकिन जब सीएनजी बंद हो जाती है तो उससे पहले उनको अपने रिक्शों में सीएनजी भरवानी पड़ती है, और उसके बाद जब वो निकलते हैं तो फिर वो किराए भी ज़्यादा मांगते हैं, और उसके बाद फिर जो मुसाफिर है उनसे तकरार होती है, तलखलामी होती है। मुसाफिर कहता है कि ज़्यादा किराया आप वसूल कर रहे हैं, जबकि सीएनजी रिक्शा वाले कहते हैं कि भाई सीएनजी बंद है तो हम क्या करें, मजबूरी है। तो ये सूरत हाल देखने में आती है, क्योंकि सीएनजी जब बंद होती है तो ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर बल्कि जो लोडिंग गाड़ियाँ जो कि सब्जी मंडी या मुख्तलिफ मकामात से सीएनजी पे चल रही हैं वो भी अपने किराए बढ़ा देते हैं या फिर वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो इस वक्त बुरान के कैफियत है। मुख्तलिफ जो सीएनजी स्टेशन है कराची में बिलखुसूस वो बंद है, और जो सार्फिन है और सीएनजी स्टेशन के जो मालिकान है उनको शदीद परेशानी का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे सीएनजी की हो गई है। सर वजह अगर हम जानना चाहें कि क्यों किल्लत हुई है, और ये हमेशा ही होती रहती है, आए दिन हम सुनते हैं सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी बंद है, और गैस की अगर लोड शेडिंग की बात करें वो भी सर्दियों के आते ही उसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। तो अगर पहले से प्लानिंग कर ली जाए और डिमांड सप्लाई मेजर कर लिया जाए तो ये इस ऐसा मसला तो नहीं है कि हल ना हो सके? बिल्कुल, ये तो कैलकुलेटेड है। हाँ। इसको कैलकुलेट किया हुआ होता है, लेकिन ये मौसमी असरात जो होते हैं इसका बहाना बनाते हैं, और ये कहते हैं माफ़ कीजिए, तो मौसमी असरात का बहाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये मौसम की वजह से जो है वो सीएनजी के प्रेशर में कमी आई है, इस वजह से हमें बंद करना पड़ रहा है। हाँ। और ये कमी हुई है। हाँ। तो लेकिन असल सूरत हाल ये है कि आवाम को आदी कर रहे हैं, और जहाँ से बसीम ने बात बताई कि इस शोबे से मुंसलिक पहले आपने देखा होगा कि सीएनजी स्टेशन वाले बड़े खुशहाल होते थे, इसलिए कि बड़ा गाड़ियों का रश होता था। हाँ। और बड़ी लोग सीएनजी डलवाते थे, और प्राइसेस भी कम थी, एक रिलीफ मिलता था आवाम को पेट्रोल के मुकाबले। सीएनजी स्टेशन पे 20-20, 25-25 लोग काम करते थे, अब वहाँ 2-2, 3-3 लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर रोज़गार भी ख़त्म हुआ है और लोग वहाँ पर काम करने वाले परेशान हुए, और ख़ास तौर पर सीएनजी स्टेशन के मालिकान हैं, उन्होंने अब ये सीएनजी स्टेशन ख़त्म करने का जो है वो पहले
दिन ब दिन बढ़ रहे थे। हमने एक एक सड़क पे 8-8, 10-10 CNG स्टेशन देखे। अगर हम गुलबर्ग करीमाबाद की बात करें तो बिल्कुल लाइन से एक के बाद एक CNG स्टेशन था एक साथ, बिल्कुल इसलिए कि लोगों की डिमांड भी ज़्यादा थी, आ भी रही थी और पैसा भी मिल रहा था CNG स्टेशन। अब उसमें से आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पर जो है वो दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम ये हो जो रहा है। डिमांड ख़त्म हुई है फैसल साहब, ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से ख़त्म हुई है या शॉर्टेज की वजह से बार बार लोग लाइनों में लग लग के परेशान और फिर आए दिन CNG बंद हो जाती है, इस वजह से डिमांड? ये दोनों पहलू हैं आपने जो बताए हैं। एक तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, दूसरा इसकी दस्तयाबी में लोगों को बड़ी मुश्किलात का शिकार है। अब आप खुद बताइए कि अगर CNG नहीं मिलेगी तो कोई शख्स क्या अपनी गाड़ी को धक्का लगाएगा और धक्का लगा के चलाएगा? तो यकीनन उसको अल्टरनेट पे जाना पड़ेगा। अब वो इतनी परेशानी देख रहा है और फ़वाइद कुछ नहीं देख रहा कि फ़र्क नहीं है पैसों में। अगर वो CNG इतनी डलवा रहा है और पेट्रोल डलवा रहा है तो मामूली फ़र्क है। तो इस फ़र्क में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से लोगों ने यही कह दिया कि यार इससे ज़हनी परेशानी, अजियत का सामना भी करना पड़ेगा, तो ज़्यादा इससे वो अवॉइड करो। लेकिन कमर्शियल गाड़ियाँ जो है जैसे कि रक्षा और सुजुकी पिकअप्स और दीगर लोडिंग गाड़ियाँ जिसमें CNG लगी है, एक दौर था कि बसों में भी लोगों ने CNG लगा ली थी, जो कि गैर कानूनी तौर पर। आपने देखा होगा कि पुलिस ने मुहिम भी शुरू की थी और एक आध गाड़ी में ब्लास्ट भी हुआ था, मिनी बस भी अंदर, जिससे पता लगा था कि भाई अब ये बसों में इस्तेमाल हो रही है। फिर उसके खिलाफ मुहिम शुरू की थी, तो फ़ायदा था ना, तो लोग इसीलिए लगवा रहे थे कि प्राइसेस में भी फ़ायदा था और मिल भी रही थी, दस्तयाब भी थी। अब CNG के प्राइसेस में फ़र्क नहीं है। कितना अर्सा हो गया, खुदा ना करे हमने नहीं सुना कि कोई CNG का सिलेंडर फटा हो, वरना हम देख रहे थे अक्सर फट रहे थे। तो ये इसलिए पता चलता है कि लोगों ने इसका इस्तेमाल कम कर दिया है और जो लोग कर रहे हैं वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अल्टरनेट कोई जरिया नहीं है। अच्छा फैसल साहब, तवानाई के बहरान की बात की जाए तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स, अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, PTI हुकूमत ने कोई ऐसे तवानाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है कराची के हवाले से जिस पे काम हो रहा हो और आगे जाके अब हमको रिलीफ मिले? आपकी मुस्कुराहट बता रही है नहीं हो रहा। सुन रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, कि तवानाई के किसी कोई ख़ुसूसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिससे आवाम को रिलीफ मिले, जिससे पता चले। एक चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि अब जो है वो ये CNG पेट्रोल से लोगों की जान छूटेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, जिससे जो है वो आलूदगी में भी इजाफा नहीं होगा और ख़ात्मा होगा। ये एक अच्छा काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें आ रही हैं, स्कूटीज़ हमने देखी, वो चार्जेबल है, वो हैं। और अब पाकिस्तान में जो है कुछ कंपनीज ने ऐलान किया है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक कारें भी बनेंगी, तो ये एक अच्छा है। फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज कर लेंगे। ट्रेन्स भी आने वाली जी हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी हमने सुना है। जो वैसे वो वाली ट्रेन तो चल नहीं रही जो 99 में चलती थी, अब कह रहे हैं ख्वाब बड़े अच्छे दिखाती है PTI हुकूमत। ऐसी बात ज़रूर है, आपके ख्वाब आप ऐसा दिखेंगे कि आप जो है किसी यूरोपीय कंट्री में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है वो हो रहा है। बातें बहुत हैं, अमली इक़दाम कुछ नहीं है PTI। लेकिन सिर्फ अगर PTI की हुकूमत की बात करें तो ऐसा नहीं, हर हुकूमत ही हमें ख्वाब दिखाती है। अभी तो मैं मौजूदा PTI की बात करूंगा इसलिए कि वो हैं PTI, लेकिन बड़े जो पिछले गुजरे हैं उन्होंने भी अपने दो मतलब बड़े बड़े टेन्योर पूरे किए हैं, 5-5 साल आईनी मुद्दत पूरी की है, लेकिन वही ना हमें तवानाई बहरान। कराची वालों की बदकिस्मती है कि कराची वालों को जो है किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जाती। पर अगर हम तमाम अगर देखें बुनियादी सहूलियतें देना हुकूमत का काम है। ट्रांसपोर्ट है नहीं यहाँ पर कोई, जो है ट्रांसपोर्ट का मंसूबा सरकारी ना बसें हैं ना ट्रेनें चलती, किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बाइकें ले ली हैं, 30 लाख बाइकें रजिस्टर्ड है। तो कराची में ना ट्रांसपोर्ट है, ना सेहत है और ना ही एजुकेशन का कोई सिस्टम है। तो किसी तरह लोग पिस रहे हैं। कराची वाले तो पैसे दे रहे हैं, हाँ टैक्स पूरा दे रहे हैं जिससे पूरा मुल्क पल रहा है, लेकिन कराची वालों के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। कराची वालों की अगर मुश्किलात की बात की जाए, उनके मसाइल की बात की जाए तो CNG की शॉर्टेज एक मसला है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तहफ़्फ़ुज़ की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। ना आपकी प्रॉपर्टी की, ना आपकी जान व माल की तहफ़्फ़ुज़, जो कि एक स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और वो भी पूरी करने में नाकाम नज़र आती है। स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें तो वो कराची में वारदातें जो जिस हिसाब से बढ़ रही हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 18।
चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। शहर कायद की ही बात करें, ऑब्वियसली हम सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटी फूटी सड़कें हैं और ज़रा से भी बारिश हो जाए तो कराची की जो सड़कें हैं वो सारी सूरत हाल बता देती हैं। जो हमारी इंतज़ामिया है उसके हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, ट्रैफिक जैम की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सड़कें बहुत कंजस्टेड हैं और टूटी फूटी सड़कें हैं जिसके बायस शहरियों को कई कई घंटे ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। और जब ट्रैफिक जैम में आप फंसे होते हैं तो आपका पेट्रोल ज़ाया हो रहा होता है, फिर आपकी जो टाइम वेस्ट हो रहा होता है उसको आपकी दिमागी हालत पे भी बड़ा ज़हनी अजियत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी कभी ट्रैफिक जैम में अगर फंस जाऊँ तो मुझे अक्सर तो मेरी जो जहनी कैफियत होती है वो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ दे रही होती है। एक इसमें मैं बताऊँ आपको, आपका एक तो वक्त पे पहुंचना मुमकिन नहीं होता ट्रैफिक जैम में, आपका फ्यूल और जहनी अजियत, सबसे ज़्यादा जहनी अजियत आपको कोफ्त हो रही होती है। आपका दिल चाह रहा होता है कि आप गाड़ी छोड़ें और पैदल निकल जाएं, इसलिए कि आपको ना। अब ये ट्रैफिक जैम के मसाइल क्यों होते हैं? ट्रैफिक जैम के मसाइल यूँ होते हैं कि एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये काम है ट्रैफिक पुलिस का जी। अब शहर की सड़कों की हालत ये है कि बरसात के बाद कई इलाकों में गड्ढे पड़ गए। जब हम अपने ऑफिस ही आते हैं यहाँ पर तो मेहरान टाउन की ये सड़क देखी है आपने, किस तरह के हिचकोले हैं और किस तरह, मतलब आप खाना खा के आए, आपको हाजमूला की ज़रूरत नहीं होगी, तो जो आपका खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में खुद जाके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगेगा। तो आपको जो है एक तो आपका खाना हजम हो जाएगा कराची की सड़कों पर, एक ये फ़ायदा है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि कराची में लोगों को इन सड़कों की वजह से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो रही है, उनकी गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, गाड़ियों के शॉक्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इतने गड्ढे हैं कराची में जिसकी कोई नहीं। आप देख लें उन जो वर्कशॉप्स हैं जो कि इनके टायरों का काम करते हैं, टायरॉयड का काम करते हैं, वहाँ पर रश होगा। वजह ये कि आपकी सड़कें ऐसी हैं कि वहाँ इतने गड्ढे पड़ते हैं। एक तो आपकी गाड़ियाँ खराब होती हैं, आपकी सेहत, आपकी बैकबोन में बहुत ज़्यादा एकदम जब झटका आता है तो आपकी बिल्कुल डिस्क स्लिप हो सकती है। अच्छा फैसल साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि हम अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो तारीख का सबसे बुलंद तरीन कर्जा हम लोग ले चुके हैं, और जब हम कर्जे लेते हैं तो हम अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं, नए जो प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब सड़कें बनाई जाती हैं तब भी उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो बार बार तोड़ी जाती हैं, बार बार उसमें लाइंस डाली जाती हैं सीवरेज की। तो ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हुकूमत की बनती है, मेरी और आपकी तो नहीं बनती। लेकर हम तो टैक्स देते हैं, हमारी सैलरी आने से पहले हमारा टैक्स कट जाता है और फिर हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। और जो कर्जे ले रहे हैं वो मज़े कर रहे हैं, वो अपने लिए कर्जा ले रहे हैं, वो आपके और मेरे लिए, हमारी सहूलियात के लिए थोड़ी ले रहे हैं। उनके कारोबार, उनके जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ रहे हैं, हमारे थोड़ी बढ़ रहे हैं। आप देख लें जो पहले सियासत में थे और वो पहले बाइक पे आए थे, ये छोटी सी गाड़ी थी, आज बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में, जो पहले जो है वो सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, आज वो DHA में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आ गया भाई पैसा, ऐसी कौन सी खिदमत कर ली आपने, ऐसा कहाँ से वो आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब गरीबतर हो रहा है, शहरी मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। और ये लोग जो कि बनते हैं नाम नहाद सियासी रहनुमा और कायद और जनाब अली पता नहीं क्या क्या, वो लोग मज़े कर रहे हैं, आवाम का कोई हाल नहीं है। आप शहर की सड़कें देख लें, आप सीवरेज का निज़ाम देख लें, एक सड़क को बार बार बढ़ाना, ठेकेदार से कमीशन लेना, एक जो टेंडर होता है उसमें से सिर्फ 30% जो है लगता है सड़क पे, 70% बढ़ जाता है नीचे से ऊपर तक, ठेकेदार भी अपना रखता है। तो आप ये बता दें कि 100 रुपये की चीज़ पे 30 रुपये अगर खर्च कर रहे होंगे तो वो 30 रुपये वाली मालियत की होगी ना, दोबारा से ख़राब होगी वो चीज़, दोबारा से सही नहीं होगी। अब इस तरह के अब उनके तो मज़े, बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ वो नहीं है। जिस दिन इस आवाम का जो है ना शऊर और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, ख्याल है अब हो जाना चाहिए और आवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आवाम खुद इनको जो है वो लोगों को आप वोट देते हैं बार बार, जिनको आप आजमा चुके हैं, मेरे ख्याल है अब शहरियों की बनती है दोबारा उन लोगों को बिल्कुल
मौका ना दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कराची की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। हम तो बड़े परेशान हैं। मज़ीद बात करेंगे कराची की जो फ़िज़ा है उसके हवाले से। आलूदगी की बात की जाए, एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो कराची उस हिसाब से तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान के शहरों में। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शकील साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। बात करेंगे कराची की फ़िज़ा की। कराची की फ़िज़ा को मुज़र सेहत करार दे दिया गया है। कराची एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर है और इसकी फ़िज़ा को बताया गया है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्या इक़दामात किए जाने चाहिए जो कि इस फ़िज़ा को, जो आलूदा फ़िज़ा है, इसको बेहतर किए जा सकते हैं? इस हवाले से बात करते हैं। जी फैसल साहब, तीसरा नंबर है। क्या हर एक के बाद एक बुरी खबर ही हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस कर रहे हैं और सेहत के लिए बहुत मुज़र है। आप देख रहे हैं कि अभी भी जो एक तो वबा है कोरोना, फिर दूसरा डेंगू वायरस, उसके अलावा इस फ़िज़ा से कॉन्गो वायरस भी आ गया और ऑलरेडी इतनी वबा चल रही है। उसके बाद फिर उसकी एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब है कि एस्थमा और कई किस्म की एलर्जीज़ जो हैं ख़ासतौर पे बच्चों में वो फेस करने को मिल रही हैं, बड़ों में भी। तो ये क्या वजह है, ये क्यों इतनी इसकी फ़िज़ा ख़राब होती जा रही है? और एयर क्वालिटी इंडेक्स ने भी इसको तीसरे नंबर पे आलूदा तरीन शहर करार दिया है। तो क्या इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए इस हवाले से? देखिए, मैं इसका बताऊं, इसका एक पूरा जो है सिस्टम होता है जी। किसी भी शहर में जहां पर आबादी बढ़ रही होती है तो यकीनन वहां पे गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही होगी। अब एक तो धुआं जो कि आपकी फ़िज़ा में शामिल हो रहा है, दूसरा उसके अलावा सूरत हाल ये कि आपके पास ग्रीनरी नहीं है। कराची में दरख्त इतने नहीं हैं, मतलब आपको शजरकारी मुहिम करनी चाहिए ज़ोरों शोर से। यहाँ पर जो है वो पौधे दरख्त लगाने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जहाँ देखो आप, जिसका देखो, जिसकी मर्ज़ी होगी वो कचरे में आग लगा देगा। देखा होगा आपने मुख्तलिफ कचरा कुंडियों में। यहाँ पर आप देख लें, ये जो है ब्रिज के पास मेन कोरंगी रोड पे, वहाँ पे कचरा जल रहा होता है, जबकि पाबंदी है, कचरा जलने आने पे पाबंदी है। कोई इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं ना करता कि भाई ये कचरा ना जलाएं, इसलिए कि कचरा उठता नहीं है, लोग जमा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। अब जब वो भी एक जो है ना फ़िज़ा, मतलब एक सांस लेने के लिए आप किसी जाएं डॉक्टर के पास, वो बताएगा कि एक तो ये एयर इंडेक्स का रिपोर्ट आई है, इसके अलावा भी वो यहाँ पर रहने वाले, उनकी उम्रें कम हो जाएंगी कराची वालों की। उसकी वजह ये है कि आप जो इनहेल कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो सांस आपकी है ही नहीं। कभी आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, मतलब 5-6 बजे उठिए और फ़िज़ा में सांस लीजिए, तो आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी। सही है। और कराची वाले सुबह उठते नहीं हैं। हाँ, कराची वाले सुबह उठते नहीं, तभी उनकी हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब अगर आप 12-1 बजे या 2 बजे यही फ़िज़ा में सांस लें तो वो डिफरेंट होगी। इसलिए डिफरेंट होगी कि वो तमाम जो फ्यूल चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कचरा जल रहा है, ये तमाम फैक्टर जो है वो मिलके इस फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं और फिर इसका नतीजा ये होता है कि लोग बीमार हो रहे होते हैं, लोगों की उम्रें कम हो रही होती हैं, वो इनहेल करते हैं, इसी फ़िज़ा में सांस लेते हैं, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ, अस्थमा, इसके अलावा एलर्जी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो वही ना, अगर कोई आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो कहते नहीं डॉक्टर, आपको कहते हैं आप किसी नेचर के करीब। अच्छा, ऐसी अब ये भी एक अच्छी चीज़ आ रही है कि अब डीजल और फ्यूल वाली गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएँ इस शहर से, जैसे कि बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएँ जो कि आने वाली हैं, तो भी इसमें कमी आ सकती है। अच्छा फैसल साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात की जाए, इमरान खान, तो उनका विजन था कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री मंसूबा, वो भी हम देखते हैं कि करप्शन, उसमें भी वो भी करप्शन का शिकार हुआ है। तो अभी क्या लगता है कहाँ तक पहुँचे उस मंसूबे के हिसाब से? क्योंकि मुझे तो इतना कोई कराची में शजरकारी नज़र नहीं आती। आप मुझसे पूछ रहे, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। आप बताइए, आप यहाँ पे रहती हैं कराची में, कितने अरसे से रहती हैं?
पैदा ही हुई है। कराची में घूमे फिरी है। हाँ। जितने दरख्त पहले देखे थे उतने ही दरख्त नहीं, कोई इजाफा हुआ है? वही मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा शायद कोई ऐसा एरिया जो मेरी नजर से वो कराची में मुझे नहीं लगता कहीं बिलियन ट्री और कोई ऐसा शजरकारी का। हाँ, हमने ये देखा है कि वज़ीर आज़म साहब आते हैं, एक पौधा लगाते हैं, एक पौधे का इजाफा, गवर्नर साहब आते हैं, एक पौधा लगाते हैं, एक पौधे का इजाफा, या कोई और अफसर आता है वो वहाँ पे एक पौधा लगाता है, और उस पौधे में भी बाद में पानी नहीं दिया जाता। अगर हम उसको भी फॉलो करें ना, पौधे तो लगाए जाते हैं, लगा के वो इतना सा पौधा वहीं सूख जाता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। अगर 3 साल तक आप एक पौधे की मेंटेनेंस ना करें तो वो बढ़ता नहीं है, खराब हो जाता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा अपनी आवाम से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, कि आप लोगों को एक खुद का भी फ़र्ज़ होता है। देखिए, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ हुकूमत पे ही ना, बिल्कुल हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने तौर पर ये कर सकता हूँ कि मैं 2-3 पौधे तो ख़रीद के लगा सकता हूँ ना अपने घर के अतराफ या सड़क पे कहीं पर भी। अच्छा, इसका जो है वो आपको पता है ये सदका जारिया है। हाँ। ये अगर दरख्त बन जाता है और ये अगर साए में रहते हैं और इसके साए से जो लोग गुजरते हैं या जो लोग इसमें खड़े होते हैं या जो परिंदे इसमें आते हैं, तो इन सब का अजर आपको मिलेगा। तो आप अपने मरहूमीन या अपने प्यारों जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके उस इसाले सवाब के लिए आप खुद प्लांटिंग करें। हर शख्स अगर 2-2, 3-3 दरख्त लगा देगा तो कराची ग्रीन हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा मैसेज फैसल शकील साहब आपने दिया, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपका मैसेज ही आगे पहुंचाएंगे कि अगर हर इंसान, हर एक फ़र्द घर का एक पौधा लगा दे और साथ उसको लगा के छोड़े ना, उसकी देखभाल भी करे, उसको मेंटेनेंस ज़रूर उसकी करे, तो फिर हमारा जो कराची शहर है वो आलूदगी से पाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। जी ताबिश कफ़ील हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा सिटी 21। उनसे जान लेते हैं कि आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स चल रहे हैं। जी ताबिश, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आज हमें मार्केट्स में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। वालेकुम अस्सलाम ज़हरा, सब्ज़ियों और फलों के रेट्स जो हैं वो तो किसी दिन भी ऐसा नहीं होता है कम हो, हर रोज़ ही उनमें इजाफा होता जाता है। आज तो बात ये हो गई है कि सब्ज़ियों के जो होलसेल प्राइस हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तकरीबन जो है वो शिमला मिर्च जो है जो 80 रुपये किलो मिल रही थी होलसेल मंडी में, अब 20 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये की हो गई है। जबकि आलू जो है उसमें भी 10 रुपये का इजाफा हुआ है, साथ साथ खीरा जो है उसमें भी 5 रुपये का इजाफा हुआ है। सिर्फ एक सब्ज़ी ऐसी है अदरक, जिसमें जो है वो 30 रुपये की कमी हुई है मंडी के भाव में, और वो 230 रुपये से कम होकर 200 रुपये की हो चुकी है। जबकि तमाम सब्ज़ियाँ जो है किसी में 15, किसी में 20 और किसी में 30 रुपये का जो है वो इजाफा आज मंडी में देखने में आ रहा है। जी ठीक है ताबिश, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे ताबिश कफ़ील सब्जियों के रेट्स उन्होंने बताए। अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। कोरोना और डेंगू वायरस के बाद अब कॉन्गो वायरस भी जो है वो सर उठाने लगा है और कराची में अब तक 2 अफराद जो है वो इससे जाँ बहक हुए हैं। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर ये इस वायरस का शिकार वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ मवेशियों से है। तो किस तरह से ये वायरस फैलता है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अख्तियार करनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इस बीमारी का, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद ने, जो कि कंसल्टेंट हैं और हेड हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ आगा खान हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब डेंगू वायरस हमने देखा, कोरोना वायरस, और अब ये कॉन्गो वायरस भी जो है वो सर उठा रहा है। 2 अफराद अब तक इससे जाँ बहक हो गए हैं। तो सर अगर हम जानना चाहें कि ये वायरस किस नौइयत का है और किस तरीके से फैलता है तो क्या बताएंगे आप? देखें, कॉन्गो वायरस इस इलाके में होता है, हमेशा होता है, एंड इसके भी सीज़न होते हैं, जिस तरह से डेंगू के सीज़न हो गए, मलेरिया के सीज़न हो गए। कराची है इस इलाके में थोड़ा सा कम पाया जाता है, अलबत्ता जो आपके ऊपर हैं एबटाबाद, हयाताबाद, वहाँ से हम काफ़ी केसेस देखते हैं इसके। ये फैलता मवेशी से ही है, और चूँकि हमारे जितने भी मवेशी हैं वो बकरीद के दौरान ऊपर नीचे आते रहते हैं, तो ये वायरस भी साथ लेके आते हैं।
अलामात में बुखार शामिल है और बिल्कुल ये शुरू के दिनों में डेंगू जैसे ही लगता है। अच्छा डॉक्टर फैसल, हमें ये भी बताइए कि क्या ये कंटेजियस डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, जैसे कोरोना फैल जाता है सांस के ज़रिए, तो ये भी इस किस्म का वायरस है या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होता? जी, तो ये एक से दूसरे में फैल ज़रूर सकता है, मगर उस केस में अगर जिसको जब कोरोना जिसको ये कॉन्गो होता है, उस वक्त आखिरी दिनों के अंदर ब्लीडिंग बहुत होती है नाक से, मुंह से। अच्छा। और ये जो खून है ये एक से दूसरे को फैल सकता है, खासतौर पर ये खून आपके नाक में या आँख पे लग जाए, क्योंकि अक्सर लोग खांस रहे होते हैं और ये खून आके उड़ रहा होता है जगह। सही। अच्छा, इसकी अलामात में आपने बताई कि नाक से खून आना, इसके अलावा क्या अलामात होती हैं जिसको अगर हम बर वक्त कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इंसान मर जाता है, तो क्या इब्तदाई अलामात क्या हों जिनको फ़ौरी तौर पर हम अगर किसी को हो रही हैं तो वो उसको रिपोर्ट करें? तो इसकी अलामात बदकिस्मती से वही हैं जो कि दूसरे वायरस के इन्फेक्शन की होती हैं, यानी कि अमूमन शुरू में तेज़ बुखार हो रहा होता है और उसके साथ और कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, जिसमें दर्द, तेज़ बुखार। तकरीबन 5 से 6 दिन बाद के फिर इसमें प्लेटलेट कम होते हैं, बिल्कुल डेंगू जैसा। इस वजह से खासतौर पर डेंगू के सीज़न के अंदर डेंगू और कॉन्गो के अंदर कन्फ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि अमूमन जहन डेंगू की तरफ जाता है, क्योंकि आजकल हम यही ज़्यादातर देख रहे हैं। अलबत्ता डेंगू के बरक्स जिसके अंदर अमूमन 1 से 2 दिन में प्लेटलेट वगैरह ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, कॉन्गो के अंदर नहीं आते हम। और इस वजह से हम डॉक्टर से ताकीद करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज हो जो डेंगू जैसा लग रहा हो, डेंगू के टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो उनमें प्लीज़ कॉन्गो का टेस्ट ज़रूर कर लें, वरना फिर वो मिस हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, आपने बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो डेंगू से कुछ सिमिलर हैं, लेकिन अभी तक लोगों में इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है। डेंगू के हवाले से फिर लोग टेस्ट करा लेते हैं, तो अगर डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आता है तो फ़ौरन से कॉन्गो वायरस का टेस्ट कराएं। और कॉन्गो वायरस का टेस्ट किस तरीके से होता है? ब्लड टेस्ट होता है या किसी नेज़ल उसके थ्रू होता है, किस तरह से होता है? तो कॉन्गो का टेस्ट फौरन तो ना कराएं, क्योंकि बुखार के बहुत सारे वजूहात होते हैं और ये टेस्ट महंगा टेस्ट है, सस्ता टेस्ट नहीं है। अच्छा। मगर ये टेस्ट भी PCR टेस्ट ही है, जैसे कि कोविड का टेस्ट है PCR का टेस्ट, मगर ये PCR नाक के बजाय खून से किया जाता है, तो ये खून का टेस्ट है PCR का। ठीक है। अच्छा, ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, वो लोग जिनके घर में किस किस्म के जानवरों से फैलता है वो भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो अमूमन ये जो जानवर ये मवेशी से ज़्यादा फैलता है, आपके जैसे कि गाय, बकरी वगैरह के, उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं और उनको कोई अलामात नहीं होते, मगर ये डायरेक्ट नहीं फैलता। ये अमूमन जो उनकी जो टिक्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं उनके ऊपर, अगर वो आपको काट लें तो उससे होता है। अब ये जो कीड़े काटते हैं तो उसमें अमूमन इतने दर्द नहीं होता। फिर खून की ये जो जानवर का खून है उससे लग सकता है, तो जब आप ये गोश्त हैंडल कर रहे होते हैं, अगर उस गोश्त के अंदर ये खून लगा हुआ हो और फिर वो आपने गलती से अपने आँख में लगा लिया या कच्चा क्या कहते हैं खून अगर आपके खाने में है, आपने ले लिया, तो उससे आपको लग सकता है। पर अमून से या टिक से लग सकता है, और जानवर जो है वो आपके मवेशी वाले जानवर ज़्यादा हैं। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, देखा जाता है कि यूजुअली ये जो वायरस है वो बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा के बाद फैलता है, क्योंकि मवेशियों का आना होता है घर पे और फिर लोग मंडी जाते हैं तो वहाँ से ये फैलता है। तो क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं इस वायरस से बचने के लिए? तो देखिए, बकरीद के दौरान तो डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं इस तरह से कि हमको पता है कि मवेशी हैं और आपको क्या एहतियात करनी है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आप घर पे मवेशी रख रहे हैं तो उनको अच्छी तरह देख लें कि उन पर ये छोटे छोटे कीड़े तो नहीं है वो चिपके हुए। साथ में जब भी मवेशी के पास जाएं और फिर आप जब अंदर घर आएँ तो अच्छी तरह अपने जिस्म पे चेक कर लें कि कीड़े तो नहीं हैं। अमूमन अगर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो वो नज़र आ जाता है कि ये काले रंग के होते हैं। जब आप ज़िबा के दौरान कोशिश करें कि अपने मुंह और नाक को ढांप के करें ताकि जो खून उछले वो आपके ऊपर ना आए। और फिर जब खाल उतरे तो फिर खाल को भी कहीं दूर रखें, क्योंकि ये अमूमन खाल पे चिपके होते हैं। जब जानवर मर जाता है तो उस वक्त ये कीड़े वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो उनका खाना ख़त्म हो जाता है। जो गोश्त जो है उसका ख्याल रखें कि जब भी आप कच्चे गोश्त को छुएं, चाहे वो किसी मवेशी का हो चाहे वो मुर्गी का हो, तो फ़ौरन अगर आपके हाथ पे खून लगा हो तो फ़ौरन उसको धो लें, साफ़ कर लें। एक दफ़ा आपने गोश्त बांट लिया और बाकी काम आपने कर लिया। और इसी तरह से अगर आप गोश्त खरीदने जा रहे हैं तो फिर यही एहतियात करना है आपको उसका, क्योंकि उस जगह पे आसपास भी ये कीड़े हो सकते हैं।
सही। अच्छा सर, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये हो जाए और उसके रिपोर्ट में भी आ जाए तो ट्रीटमेंट क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट फौरी तौर पर देना चाहिए मरीज़ को? जी, तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेज में आते हैं। अमूमन शुरू के स्टेज में लोग कम आते हैं क्योंकि अनलेस बकरीद के अंदर हमारा यूजुअली उस पर रेडार हाई होता है कि ये बीमारी आने वाली है, मगर शुरू के जो दिनों के अंदर हमारे पास एक दवाई है, एक एंटीवायरल है जो देते हैं। अगर कोई देर से आए तो उस केस में फिर हम लोग उनको स्टीरॉयड देते हैं कोविड की तरफ, मगर शुरू के दिनों में एंटीवायरल। सही। तो डॉक्टर फैसल, इसका भी कोई इलाज है या फिर हम सिर्फ इसको मैनेज कर रहे होते हैं? जिस तरह कोरोना का भी प्रॉपर कोई इलाज नहीं आया है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है? नहीं, इसका इलाज है। शुरू के दिनों के अंदर हमारे पास दवाई है जो हम दे सकते हैं, बाद के दिनों के अंदर फिर इसके लिए हम लोग सिर्फ मैनेज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं? अभी बहुत सारी वबाएं और इन्फेक्शंस हैं जो कि ख़ासतौर पे मौसम भी बदल रहा है, तो इस मौसम में एलर्जीज़ और एस्थमा ये सारी चीज़ें उभर आती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह एहतियात कर सकते हैं अपनी सेहत को, सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? सो देखिए, बिल्कुल वबा तो हज़ारों हैं और वो आती जाती रहेंगी। हम कुछ चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं वो एक तो ये जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, जैसे कोविड के सिलसिले में मास्क हो गया, अगर अभी हमने ये इसकी बात की, कॉन्गो की बात की, डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से मच्छर की एहतियात है वो है, मगर उसके साथ साथ अपना खुद भी ख्याल रखिए, जिसके अंदर खाना पीना आपको अपना अच्छा रखना है, जिसके अंदर थोड़ा सा फल सब्जी गोश्त खाना ज़रूरी होता है पूरे दिन में, या अंडे। इस तरह से वर्जिश से भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहती है। और जो तीसरी चीज़ हम सब भूल जाते हैं और कभी भी नहीं करते, वो ये कोशिश करें रात को कम से कम 7 घंटे के लिए सोएं, क्योंकि ये 3 चीज़ें जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहेगी। ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर फैसल महमूद ने जैसे कि बताया कि जितनी वबाएं हैं वो तो आती जाती रहेंगी, नाम इनके बदलते रहेंगे, लेकिन हमें करना ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि कोई भी वबा, कोई भी वायरस का अगर हम शिकार होते हैं तो हम जल्द अज जल्द उस पर काबू पा लें, क्योंकि हम इम्यूनिटी जो हमारी होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो ऐसे ही वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखें, अच्छा खाएँ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, प्रॉपर नींद लें, जो कि हम भूल जाते हैं। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। मज़ीद बात करेंगे एक और अपने अगले सेगमेंट में कुछ बात करेंगे कराची टैलेंट के हवाले से, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। कराची में बात की जाए दहशतगर्दी के वाक़यात और जुल्म व सितम के वाक़यात हम आए दिन सुनते रहते हैं। एक और बड़ा ही दर्दनाक वाक़यात जो हम देखते हैं वो है तेज़ाब गर्दी के वाक़यात, और मुसलसल इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अभी एक हमने देखा कि कराची के इलाके कोरंगी में एक ख्वाजा सिरा पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या हुआ, और जिसके नतीजे में वो ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सिरा थे वो दम तोड़ गए। बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं, एक ऐसे माशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ पर लोग किसी के ऊपर तेज़ाब फेंकने से भी नहीं कतराते। ये कोई इतना तकलीफ़देह अमल है कि जब ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं जो इस तेज़ाब गर्दी का शिकार होते हैं, उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, उनका जिस्म जल के झुलस जाता है, और बाज़ औक़ात तो पेशेंट्स जो ज़ख्मों की ताब ना वो उनकी मौत वाक़ हो जाती है। ऐसा ही वाक़या कराची में हुआ। इसकी डिटेल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निशा राव जो कि एक लॉयर हैं, और बहुत बड़ी बात कि ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं। इनको वेलकम करते हैं। निशा राव हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निशा राव। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा निशा, मुझे ये बताइए, ये जो अभी वाक़या हुआ कराची के इलाके कोरंगी में तेज़ाब फेंकने का, और इसके नतीजे में वो जो ख्वाजा सिरा थे उनकी मौत वाक़ हो गई। अब ये केस आप हैंडल कर रही हैं, तो क्या पेशरफ्त है इस केस में, क्या डेवलपमेंट है, इस हवाले से बताइए। ये जो कोरंगी बेलाल कॉलोनी में ट्रांसजेंडर पर उसके दोस्त मुल्जिम का नाम कैसर है, मोहम्मद कैसर, उन्होंने तेज़ाब को हॉट किया और अपने ही दोस्त पर गिरा दिया, जिससे उनकी 2 घंटे के बाद
सिविल हॉस्पिटल कराची बर्न सेंटर में डेथ हो गई। वो केस अभी मैं खुद और मेरे सीनियर उसको देख रहे हैं। अभी हमारी आईओ से बात हो रही है, जो वो मुल्जिम है कैसर नामी, वो कराची से फरार हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत यकीन दहानी करवाई है कि हम जल्द अज जल्द उसको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। ठीक है निशा, ये जो हम तेज़ाब गर्दी के वाक़यात देख रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या फिर ट्रांसजेंडर्स हों, बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आप समझती हैं? किस किस्म के लोग माशरे में दरिंदे नुमा लोग मौजूद हैं जो कि इंसानियत का इस तरह से गला घोट रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की बात करूंगी। जिस कॉलोनी में ये वाक़या हुआ है, बेलाल कॉलोनी में, वहाँ पर इस रवा साल में 3 मर्डर हो गए हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ कि जो हमारा पुलिस सिस्टम है उसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए ताकि वो ट्रांसजेंडर्स की जो लाइफ है उसको सेव कर सके। आए दिन अगर इस तरह के हरासमेंट के, मर्डर के, ट्रांसजेंडर्स के वाक़यात होते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर एक पाजसरा जो एक ऑलरेडी पहले से पिसा हुआ तबका है, उसको वहाँ पर उसकी लाइफ सेफ नहीं है, तो एक आम कम्युनिटी के लिए मैं क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल आपने सही क्या कहा निशा। अगर बात की जाए ख्वाजा सराहों के राइट्स की, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं पढ़ाई के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, तो वो उस तरह आप लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाता जिस तरह देना चाहिए। तो इस हवाले से बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। क्या तवक्कुआत हैं आपकी, क्या समझती हैं आपकी, क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को आपके जो राइट्स हैं उस हवाले से? सबसे पहले तो गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई फंड रेज करें ताकि ट्रांसजेंडर्स की जो लाइफ है उसको सिक्योर किया जा सके, वो एजुकेशन हासिल कर सकें, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जो NGOs ट्रांसजेंडर्स पर काम कर रही हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अच्छे तरीके से सिस्टम को मैनेज करें ताकि ट्रांसजेंडर्स की जो लाइफ है हम उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। मैं यही गुजारिश कर सकती हूँ कि जो हमारे लिए ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया गया था 2018 में, उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि पाकिस्तान के जो राइट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उन पे वर्क किया जाए ताकि फाजिसरा एक सेफ और अच्छी जिंदगी सोसाइटी में इज्जत के साथ गुजार सके। बिल्कुल आपने सही कहा। और निशा, हमने कुछ सालों में देखा है कि चेंजेस आए हैं। अब जो ख्वाजा सिरा हैं वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं आपकी तरह, और जर्नलिस्ट भी बन रहे हैं, तो बेहतरी आना शुरू हो गई है। आप मज़ीद क्या समझती हैं जो NGOs काम कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो आप लोगों के राइट्स के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, मज़ीद आप क्या उसमें कहना चाहेंगी कि और क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो या कोई NGO या फिर हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको करने चाहिए? मीडिया तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। मैं हमेशा से मीडिया का थैंक्स करती हूँ। अगर मीडिया हमारे साथ ना हो तो हमारी ज़िंदगी बस से बदतर हो जाए। सेकंड, माशाल्लाह अगर सोसाइटी को समझाएं, सोसाइटी समझती है, हमारे लिए अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्टेप लेकर आ रही है। बस मैं अभी ये चाहती हूँ कि फंड रेज किया जाए बैतुल माल से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोई हमारे लिए इस तरह का एक इदारा मुनज़्ज़म कर दिया जाए जो ट्रांसजेंडर के फलाह बहबूद के लिए काम करे, ताकि जो NGOs ट्रांस पर काम कर रही हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए वो भी फाजिस्ताओं के लिए बेहतर से बेहतर स्टेप ले। सही। अच्छा निशा, ये जो केस हुआ और अभी मुल्जिम तो फ़रार है, लेकिन आप कह रही हैं कि वो इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा, तो हम देखते हैं लोगों को जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, एक तो वो उनको सज़ाएं नहीं होती, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उनका फिर उनको सज़ाओं का खौफ नहीं होता। तो आपको लगता है इस केस में सज़ा हो जाएगी? इंशाल्लाह इस केस को एक ट्रांसजेंडर वकील ही ट्रांसजेंडर को देख रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह बहुत स्ट्रगल करूंगी, हार्ड वर्क करके इंशाल्लाह हम मुल्जिम को कटहरे में खड़ा करेंगे और जो कानून उसको सजा देगा वो इंशाल्लाह उसको ज़रूर होगी। बिल्कुल आपने सही कहा निशा। बहुत बड़ी बात है कि आप एक ट्रांसजेंडर के केस को देख रहा है, तो इंशाल्लाह आप ये केस जीतेंगी और जल्द से जल्द जो है मुल्जिम वो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया निशा, आपने हमें वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तरह तरक्की करते रहें। अब हम देख रहे हैं कि ख्वाजा सिरा हर फील्ड में सामने आ रहे हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, लॉयर हों, जर्नलिस्ट हों, डॉक्टर्स हों। तो इसी तरह अगर हम
काम करते रहे और हुकूमती सतह पर भी, और जो अवेयरनेस हमारे प्लेटफॉर्म से भी पहुंचाई जाती है मीडिया के हवाले से, तो बेहतरी आती रहेगी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। और अब हम मिलवाएंगे आपको इस सेगमेंट में कराची टैलेंट से, एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में कराची की जो कराची के जो मसाइल हैं और बारिशों के बाद स्पेशली जो कराची की सड़कें मंजरनामा पेश कर रही होती हैं, वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने गाया है। हमारे साथ मौजूद हैं उबैद खान जिन्होंने ये गाना गाया, और उनके साथ मौजूद है गिटारिस्ट सैयद ताबिश हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे बिल्कुल ठीक ठाक, इनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं इन्होंने गाया क्या है। जी आपने देखा नीले नीले अंबर पर जब बादल बरसाएं और पीएमडी उड़ जाए, बड़ा ही खूबसूरत गाना था। और जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा अली ज़फ़र गा रहे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने गाया, और जो लिरिक्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। तो कैसे ख्याल आया कराची की सूरत हाल पे बारिशों के बाद, किस तरह आपने ये सोचा कि इस पे गाना बनाना चाहिए? बेसिकली ये एक टीम वर्क है, टीम प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने अकेले का मेरा कोई काम नहीं है। हाँ। स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। एग्जैक्टली। ये कहानी शुरू होती है स्टील टाउन से, आज से 10 साल पहले। अच्छा जी। ताबिश भाई के साथ इनके घर पे हमारा एक म्यूज़िक सर्कल होता था। ताबिश भाई वहाँ सबको सिखाते थे, और मैं और आदि, मैं बताता हूँ कौन है, और ताबिश भाई, हम सब वहाँ साथ होते थे। हाँ। लेकिन वहाँ ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था। हम मिलते थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह की, बातें वगैरह की, फ़िलॉसफी डिस्कस की। उसके बाद हम लोग वहाँ से जब अलग हुए, हम कांटेक्ट में होते थे लेकिन सब अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए थे। आदि जिन्होंने ये गाना लिखा है वो अलग हो गए, वो अपने प्रोडक्शन साइड पे और दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो गए। मैं वीडियो प्रोडक्शन की तरफ और एक्टिंग की तरफ चले गए। ताबिश भाई टीचिंग में और ऑडियो प्रोडक्शन में आ गए। अच्छा। कांटेक्ट में हम लोग रहते थे, लेकिन काम के हवाले से हम लोग कभी हमारा मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत अरसे बाद अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि हम लोग एक जगह पे ऑन पेज हुए। और जब मैंने देखा कि आदि ने इतनी ज़बरदस्त लिरिक्स लिखे हैं और हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि मैंने कहा यार, ही इज़ द गाय हु नोज हाउ टू राइट एंड कंपोज। और ताबिश भाई जिन्हें पता है कि रिकॉर्ड किस तरह करना है और ऑडियो प्रोड्यूस किस तरह करना है, और मैं जिसको पता है कि ये चीज़ लोगों के सामने प्रेजेंट किस तरह है, हाँ। तो क्यों ना इसको एक टीम बनाया जाए। तो हम लोगों ने वहाँ बैठे बैठे हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार इसको कुछ करते हैं, इसको मार्केट करते हैं। ये चीज़ ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो लोगों के सामने आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा होगा सोशल इश्यूज़ पे कोई भी इशू हो, उस पर वीडियोज़ बन रही हैं, कॉमेडी हो, सीरियस हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, लोग आके बात कर रहे हैं, उस पर गाना कोई नहीं बना रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द इसमें पायनियर ही हो गए हम लोग पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने ये काम शुरू किया है। अच्छा, आप कराची के इश्यूज़ को उठाना और बड़ी खूबसूरती से उसको गा कर उठाना, ये एक बड़ा टैलेंट है। तो हम बिल्कुल आपसे सुनना भी चाहेंगे कि आप अभी हमने देखा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप आएँ तो ज़रा गा के हमें सुनाएं। ज़रूर। बहुत खूबसूरत उबैद खान, बहुत अच्छा आवाज़, सुरीली आवाज़ में आपने गाया, और साथ साथ ताबिश जो कि म्यूज़िक इसका प्रोड्यूस कर रहे थे। गिटार होना और गिटार बजाना बड़ा ही एक मुश्किल काम है। तो ताबिश, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अभी जो उबैद ये बात कर रहा था, ये इस तरह कह रहा है कि मैं मतलब म्यूज़िक को सिखाया, ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। सैयद मोहम्मद अदील जिनको ये आदि कह रहे थे, वो भी ये मेरे छोटे भाइयों की तरह, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। और पाकिस्तान में मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और मतलब बहुत तरह अलग अलग अंदाज हैं, लेकिन हमने जो ये एक नया तरीका है कि आप गाएं भी, एंटरटेन भी करें और इन अ राइट वे, पॉजिटिव वे, आप उस चीज़ को डिस्क्राइब भी करें, एक्सप्लेन भी करें और किसी को बुरा भी ना लगे और इन जनरल बात भी हो जाए। तो आई थिंक उबैद इस चीज़ में, और इस गाने में मैं जब इसको प्रोड्यूस कर रहा था तो सबसे अच्छी बात ये थी कि ये इसने नेचुरल गाया है। इसमें मैंने कोई प्रोडक्शन में कोई इसको ऑटो ट्यून और ये जो आजकल नया डिजिटल चीज़ है, नथिंग,
आपने अभी भी सुना लाइव। और हमारा आगे भी यही एम है कि इस तरह की जनरल चीज़ों को हम एक्सप्लेन करें। सही। अच्छा उबैद, वैसे तो हम हर वक्त ही सोशल इश्यूज़ हो गए और जितने भी कराची के मसाइल हैं उन पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह से हंसते हंसते बता देना ये भी एक आर्ट है और हुनर है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इतने डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, हर तरफ नेगेटिविटी है, हालात से परेशान है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे में ये सोच के हंसते हंसते इश्यूज़ को हाईलाइट करना, ये आइडिया आपका था या तीनों का मिल के प्लान था? ये तीनों का ही प्लान तीनों है। का था। हाँ, अच्छा इसमें होता ये है कि दो बातें होती हैं। बात दो तरीके से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप हैं, होस्ट हैं, और मैं कहूँ कि यार आपको होस्टिंग नहीं आती, आप एंकरिंग नहीं कर सकती, ठीक है, या मैं आपसे ये कहूँ कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ट्यून करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। तो दो बातें हो गई ना। इसी तरीके से नेगेटिव बातें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिविटी बहुत सारे लोग फैला भी रहे हैं। इश्यूज सबको पता है, ठीक है, लेकिन हमने क्या लोगों को बुरी साइड ही दिखानी है या उनको ये दिखाना है कि हमने करना क्या चाहिए। किसी भी काम में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो हमारा तीनों का यही होता है कि कोई भी अगर कोई लिरिक्स भी लिखे जाएं, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज हो जो किसी को पॉइंट आउट कर रही है, किसी को हर्ट कर रही हो, कुछ जनरलाइज की जाए, तो हम तीनों एक दूसरे के काम में सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने लिख दिया तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। मतलब तीनों मिलके टीम वर्क है, डिस्कशन करके। मैं एक बात ये भी ऐड करूंगा कि हमारा जो कल्चर है या पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है और हमारा जो माहौल है, तो उसमें सोशल मीडिया पे आपको पता है हर चीज़, मतलब आप हर तरह का काम, लेकिन हम वो काम करना चाह रहे हैं जो एक यंगस्टर भी सुन के एंजॉय करे, फैमिली भी सुन के एंजॉय करे उसको एक अच्छे वे में हो। और उसमें हम चीज़ों को हाईलाइट भी करें, प्रॉब्लम्स इश्यूज भी हाईलाइट करें और एंटरटेनमेंट भी, एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी है उसमें। बेसिकली लोग मैसेज भी पहुंच जाए, एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, और हमारा ये होता है कि लोगों को शऊर पहुंचे इस जरिए से। हम बहुत नेगेटिविटी के जरिए से भी कर सकते हैं, सीरियस होकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा वही एंटरटेनमेंट के साथ। क्योंकि तो उबैद, आप लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट है या इससे पहले भी आपने कुछ? नहीं, हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। हाँ, नहीं इंशाल्लाह आगे आपका, मैं सुना है कि एक और आप फ्यूचर में एक और लिरिक्स वगैरह उसके हो गए, तो वो तैयार हो गया है या अभी? 2 गाने रिलीज हो चुके हैं। 2 गाने रिलीज हो चुके हैं। तो दूसरा क्या है वो भी हमें बताइए, हम वो भी सुनना चाहेंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड। अच्छा, दूसरा जो है वो लोड शेडिंग के ऊपर है। फिर तो जरूर सुना दें। जी बहुत खूबसूरत उबैद, बहुत खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा आपने इंटरेस्टिंग वे में इसको सुनाया, बहुत अच्छा। तो हम आपको विश करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमें और बताइए कि क्या नए आप कौन से इशू को हाईलाइट करने वाले हैं? हम सारे इश्यूज को हाईलाइट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका, उस हवाले से बताइए। ताबिश? हमारा एक्चुअली ये नहीं है कि हम कोई मतलब कोई हम ये इसको सोशल मीडिया पे हम मंथली आएंगे, और ये भी नहीं है कि हर इशू को हम जितने जनरल इश्यूज हैं, लाइट का इशू है, गैस का इशू है, रोडें टूटी हुई हैं उनका इशू है, बहुत सारे इशूज हैं। और ये नहीं है कि हमारे बहुत सारे लिरिक्स हैं, हमने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं अदील के साथ और इसके उबैद के साथ, मैंने उन पे काम किया हुआ है हम लोगों ने। लेकिन ये है कि अब जिस चीज़ का एक टाइम आए, ख़ास टाइम, क्योंकि हर चीज़ अपने टाइम पे आपको पता है अच्छी लगती है। आपस में कभी क्लैश होता है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं, या नहीं, इन क्रिएटिव सेंस होता है, इन क्रिएटिव सेंस होता है, प्रोडक्टिविटी के कंस्ट्रक्टिव वे में होता है, उसके हेल्दी होता है। हाँ, वैसे नहीं होता हमारा। 10 साल हमें 12 साल साथ हो गए जी, हमें 12 साल साथ हो गए, तो क्लैश होना होता तो शुरू में कहीं ना कहीं चले जाते, ऐसा नहीं है। तो आपका बैंड इसी तरह हम दुआ करते हैं रहे, लेकिन एक बात होती है जब फेम मिलता है तो आपका बैंड भी ना इधर उधर चला जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी कोई हालात तो नहीं होंगे? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, पढ़ो लिखो का भी टूट जाता है यार। डिस्कस करके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करके, ताकि सब लोग इजी रहें, फ्लेक्सिबल रहें। नहीं, इसका जवाब मैं आपको भी एक दूंगा। एक्चुअली बैंड जो टूटते हैं ना, वो बनते भी 2 दिन में। हम 10 साल से साथ हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसा कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं, हम अपने दिल से ये काम कर रहे हैं। ये काम इतना अच्छा है कि हम करना चाहते हैं। ये वो बात है, ये नहीं है कि ये कोई बनाई हुई बात है जो मैं अपनी तरफ से या इसने कोई बना, ये हमारा वाकई पॉइंट ऑफ व्यू है।
जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं, और ये हमारा अपनी तरफ से भी नहीं है। हम ये जो रोज़मर्रा लोगों से सुनते हैं, मैं किसी से रोड पे सुनता हूँ, किसी से शॉप पे सुनता हूँ, मैं वो आके पॉइंट अदील को बताता हूँ, उबैद से डिस्कस करता हूँ, उबैद कुछ सुन कर आता है, अदील कुछ सुन कर आता है, डिस्कस करता है, हम वो चीज़ें फिर उसको लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर उस पर सॉन्ग बनाते हैं। हम इस तरह काम करते हैं। सही सही। अच्छा, 10-12 साल से आप लोग कर रहे हैं और ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, तो इसके अलावा इस इश्यूज़ के अलावा नॉर्मली जो म्यूज़िक होती है उसके हवाले से नहीं ख्याल आया कि उसके हवाले से कोई म्यूज़िक एल्बम या कोई ऐसा गाना आप रिलीज़ करें? बिल्कुल, हम वो भी प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, इनिशिएट हमने इससे लिया है, लेकिन आगे बहुत सारे तो ये कितना फेम मिला, मुझे बताएं ये हुआ, और लोगों की क्या एप्रिसिएशन थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को पता था कि ये चीज़ इंशाल्लाह हिट करेगी। पहले प्रोजेक्ट में इतना हिट होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले प्रोजेक्ट में इतना हमें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अभी करोड़ों लोगों ने सुन लिया है। हाँ। मेरे ही पेजेस से जो अपलोड हुआ है, उसके अलावा सैकड़ों पेजेस ने अपलोड किया है, और मैं देख रहा हूँ वहाँ हज़ारों में शेयर्स हैं सिर्फ, तो व्यूज़ तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने होंगे। मुझे कल एक दोस्त थे, वो मुझे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे इंडिया से जी। तो अभी वहाँ ये जो गुलाब तूफान आया था, हमारे यहाँ का, वहाँ चला गया, तो वो कह रहे थे यार तुम्हारा सॉन्ग हम वहाँ पे, मैं दोस्तों को सुना रहा हूँ। अच्छा। हमारी भी यही हालत है। ये सिर्फ अच्छा हमारा जो गाने हैं या हमारी जो चीज़ें, हम कोशिश करते हैं कि ठीक है हमारी कंट्री से भी, लेकिन जनरल मसला हो, मतलब वर्ल्ड वाइड मसला हो, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने कहा कि यार अपना हमारे इंडिया में भी तूफान, लेकिन हम वहाँ पे गाना, वहाँ पे भी हम मैं दोस्तों को सुना रहा था, दूसरे को भेज रहे थे। बहुत शुक्रिया उबैद ताबिश आपका, आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप इसी तरह तरक्की करें। और हमें बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही है, मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, और अभी मुझे PCR से कहा भी जा रहा है ये चीज़, तो आप प्लीज़ हमें वो जो नीले नीले अंबर है वो एक बार हम फिर इसी के साथ जो है हम प्रोग्राम का एंड करना चाहेंगे, तो वो सुनाएं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी। मैं सबसे जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। सैयद मोहम्मद अदील एक बहुत अच्छा टैलेंट था, ताबिश भाई बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं भी कहीं ना कहीं टैलेंट हूँ। अगर हम तीनों नहीं मिलते, तो ये प्रोजेक्ट नहीं निकलता। तो यहाँ हमारे यहाँ होता ये कि सब लोग, मैं ही सारे काम कर लूँ या तुम ही सारे काम कर लो, जब एक टीम बनती है तभी जाके एक जबरदस्त चीज निकलती है, आउटकम एक बहुत अच्छा। तो मैं सबको ये कहूँगा कि टीम के साथ काम करें।